ओरा भी होपलेस है। जब वो किसी पॉजिटिव पर्सनालिटी या एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है जो बहुत पूजा, ध्यान, तुलसी की और बहुत सारी चीज़ों को, रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, तो वो एनर्जी भी देते हैं, आपको ट्रांसफर करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर नहीं करते हैं। ओके, जैसे आपने अभी ऑरा मेंशन किया, लिटरली कोई किसी का ऑरा देख सकता है, ऐसा होता है? देखिए, ऑरा देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़ फील दिखाई नहीं देती तो इसलिए है नहीं, ये तो मैं एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि अब तो हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी के उसमें जीते हैं, तो हमें इतना तो समझ में आना चाहिए कि हर चीज़ दिखाई देगी वही होती है, ऐसा नहीं है। राहु क्या है? बहुत सारी डिजायर्स हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा वो काम भी हो जाए। और जुपिटर क्या है? विजडम है। विजडम क्या कहते हैं? थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो। तो जब ये दो एनर्जी मिक्स होंगी तो क्या होगा? केओस हो जाएगा। केओस हो जाएगा, कुछ गलत डिसीजंस होंगे हर एक से। हर एक इंसान को इम्पेशेंस बनाएगा, तो इम्पेशेंस में कुछ डिसीजन गलत होंगे। तो इस तरह से प्लैनेट की एनर्जी हम ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है। बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें 100% अफेक्ट कर रहा है। आज की डेट में तो ह्यूमन बीइंग को यही नहीं पता कि वो तो अपने आप को एक फिजिकल बॉडी मानते हैं, वो तो अपने आप को यूनिवर्स मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं कि अंदर में हम एनर्जी हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो मनीष एनर्जी बैठा है, मैं अर्चना एनर्जी बैठी हूँ, मेरी एक अपनी एनर्जी हो रहा है, आपकी अपनी एनर्जी हो रहा है, ऐसे कौन मानेगा? अब आप किसी के साथ बैठते हैं, आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, किसी के साथ बैठते हैं, आपका मूड अपसेट हो जाता है बिना कुछ कहे, तो वाइब्रेशन तो काम कर रही है ना। तो सबकी अपनी एनर्जी है, बट आज एनर्जी के लेवल पे बात ही कौन करता है। आज का एपिसोड हमने किया अर्चना मैम के साथ, जो कि एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं एस्ट्रोलॉजी में और एक टीचर भी हैं। आज के एपिसोड में हमने बात की ग्रहों की उन दशाओं के बारे में जो हमारे जीवन पे सीधा प्रभाव करती हैं, अच्छा या बुरा, ये हम इस एपिसोड में जानेंगे। और हमने जाना क्या वाकई एस्ट्रोलॉजी की कोई डार्क साइड है या इसके कोई सीक्रेट्स हैं। चलिए जानते हैं उन सीक्रेट्स को। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दिस इज द की मोमेंट, एंजॉय द शो। स्वागत है अर्चना मैम आपका द की मोमेंट्स में। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करना चाहेंगे इसकी हिस्ट्री से, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर आप काफ़ी कुछ जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो मैं भी ऑफ कोर्स जानना चाहूँगा कि हिस्ट्री क्या है इस एस्ट्रोलॉजी की, और क्या इसका फॉर्मूला रहता है। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजर बनना है तो क्या पढ़ाई करनी है, कैसे आया, और आगे इसका क्या फ्यूचर, हम इस पे जानना चाहेंगे सबसे पहले। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि एस्ट्रोलॉजी का हिस्ट्री क्या है। एस्ट्रोलॉजी हमारे ना ऋग्वेद काल से चलती आ रही है। आप जब महाभारत का काल था तब से एस्ट्रोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, शायद उससे पहले से भी। लेकिन जो जहां तक मुझे ज्ञान है, और वो बीच में जो हमारे वॉर वगैरह हुए, स्क्रिप्चर्स को जला दिया गया, तो कुछ कुछ चीजें हमारी उसमें से मिस भी हो गई। बट जो भी अवेलेबल स्क्रिप्चर है, पहली बात तो एस्ट्रोलॉजी एक बिल्कुल सिस्टमैटिक पढ़ाई है, और पढ़ाइयों की तरह। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साइंस साइड से पढ़ते हैं, इंजीनियर्स पढ़ते हैं, वो 4-4, 5-5 साल लगा के बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उसको। मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी आपके मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। मैंने इसको बृहत्कराशर होरा शास्त्र से किया, जो इसका बहुत ही पुराना एक शास्त्र है, वैदिक शास्त्र, यानी कि 5000 साल पहले ये वैदिक शास्त्र लिखा गया। और उसके बाद उसमें बहुत रिसर्च भी होती रही, वरामीर ने करी, और बहुत सारे ऋषि मुनि हमारे आए जो समय समय पर इसमें रिसर्च करते रहे। आज हम नासा हमें बहुत कुछ देता है, प्लैनेट्स की मूवमेंट वगैरह, लेकिन उस टाइम पर हमारे ऋषि मुनियों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी के इन चीजों को जान लिया था। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी साइंस है और सिस्टमैटिक है, और इसमें भी पूरा, जैसे इंजीनियरिंग में लोग पूरा फोकस करके पढ़ते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं। और क्या सारे इंजीनियर कामयाब हो जाते हैं? नहीं। तो इंजीनियरिंग खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। तो इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन सब इसका प्रयोग कर पाए या इसको यूज कर पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड है कि उसको कितना ग्रैस्प कर पाता है। तो ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी बहुत एंशिएंट स्टडी है। सिंस इट इज एन एशियन साइंस, तो आपने जैसे नाम लिए हमारे ऋषि मुनियों के, बरामीर एंड आर्यभट्ट, ये भी हमारे एक एस्ट्रोलॉजर ही थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। तो जैसा आपने बताया कि उस टाइम पे इस हिसाब से टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग
कॉन्स्टलेशन, स्टार्स की मूवमेंट, प्लैनेट की मूवमेंट देख पाते थे। कैसे? ऑफ कोर्स ये मैं पूछना चाहूंगा। एक्चुअली पता है क्या है, हम लोग ना आज कलयुग के युग में जी रहे हैं, जिसे राहु का युग भी कहते हैं। कलयुग और राहु का मतलब हम कह सकते हैं कि हम भूल चुके हैं हम कहाँ से आए हैं, क्या हैं। लेकिन जो हमारा एंशिएंट टाइम था या ऋषि मुनियों का टाइम था, वो खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाते थे। कैसे? ध्यान से। आज भी ध्यान योग से आप बहुत सारी मतलब अननोन थिंग्स को जान सकते हो। तो हमारे उस वक्त के ऋषि मुनियों ने स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, प्लैनेट और दूरियां, स्पीड और एक एक मिनट की कैलकुलेशन जो की थी, वो अपने मनन शक्ति से की थी, ध्यान शक्ति से की थी। तो इसीलिए कहते हैं, जैसे आजकल तो बहुत यूट्यूब की वजह से या इंस्टा की वजह से, रील्स की वजह से फेमस हो गया कि हीलिंग होती है, रेकी होती है, बहुत सारी साइंस आई हैं। तो ये उन्हीं का कुछ फिल्टर रूप है। तो ध्यान और मनन की शक्ति हम भूल चुके हैं, क्योंकि हमें सब चीजें गूगल टाइप करो मिल जाएगी, है ना। गूगल पर अगर अभी कुछ समय पहले आप जो बाहर के बच्चे होते थे ना, उनकी कुछ मेमोरी पार नहीं होती थी, और जो इंडियन स्टूडेंट होते थे उनको स्कूल में सब कुछ टेबल्स लर्न, ये सब उनकी मनन शक्ति थी। अब कोविड के बाद आप बच्चों की मनन शक्ति देखो, लर्निंग पार देखो, पुअर, जीरो। तो मनन शक्ति के कारण ऋषि मुनियों ने ये सब चीजें की। उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट मनन शक्ति और ध्यान शक्ति, मनन शक्ति या ध्यान शक्ति उनका टेलीस्कोप था, जिससे वो एग्जैक्ट मोमेंट को ट्रैक कर पाते थे। बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी का जो फॉर्मूला रहता है, नॉर्मली कहते हैं लोग कि इसमें मैथ, फिजिक्स और क्या कहते हैं एस्ट्रोनॉमी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। तीन क्वेश्चंस किए आपने, एस्ट्रोनॉमी, मैथ और फिजिक्स। तो एक एक करके मैं आंसर करती हूँ, है ना। ऑफ कोर्स। पहले आपने बोला एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी होती है जो ऊपर सेलेस्टियल बॉडी में प्लैनेट, स्टार्स, कॉन्स्टलेशंस की मूवमेंट है। उनका मास कितना है, उनकी एनर्जी कितनी है, उनका वेट कितना है, लाइट कितनी है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ये सब जो स्टडी है, ये एस्ट्रोनॉमी है, जो सेलेस्टियल बॉडी में ऊपर हो रहा है। अब ऊपर कुछ भी इवेंट होता है सेलेस्टियल बॉडी में, उसका इफेक्ट अर्थ पर भी आता है, और सिर्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं आता, एनिमल्स पे भी आता है, पेड़ पौधों पे भी आता है। जैसे अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, तो ऊपर कुछ होता है, उसका प्रभाव नीचे भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी मुझे नहीं पता क्या है, एस्ट्रोलॉजी भी नहीं पता। तो एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों डिफरेंट हैं, बट दोनों कनेक्टेड हैं। कैसे? एस्ट्रोनॉमी का मतलब है जो स्टार्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, प्लैनेट्स हैं ऊपर सेलेस्टियल बॉडी में, उनका मास क्या है, लाइट क्या है, उनकी हीट कैसे, उसका एनर्जी कैसा है, उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। और एस्ट्रोलॉजी क्या है? एक बिलीफ सिस्टम है। एस्ट्रोनॉमी साइंटिफिक स्टडी है प्लैनेट वगैरह की, और जो एस्ट्रोलॉजी है वो एक बिलीफ सिस्टम है कि ऊपर सेलेस्टियल बॉडी में कुछ भी होगा तो उसका इफेक्ट नीचे अर्थ पर किस तरह से होगा, और जो अर्थ पे इफेक्ट होगा वो हर इंडिविजुअल पे भी होगा, पेड़ पौधों पे भी होगा, एनिमल्स पे भी होगा। जैसे अर्थक्वेक आता है, कुछ आता है, तो ऊपर सेलेस्टियल बॉडी में कुछ इवेंट हुआ तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी आता है। तो ऋषि मुनियों ने आज से 5000 साल पहले ही बिना किसी टेक्नोलॉजी के इस चीज को ऑब्जर्व कर करके कि ऊपर कुछ होता है तो नीचे भी असर होता है, तो इतने दिन बाद होता है, इतनी स्पीड से होता है। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे नासा है, वो हर साल एक बुक प्रिंट करते हैं कि जितने हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं वो कब राशि परिवर्तन करते हैं, कितनी स्पीड से चल रहे हैं। जैसे शनि है, वो 30 डिग्री 2.5 साल लगाता है। चंद्रमा 2.5 दिन में चेंज हो जाता है, और जुपिटर है वो 1 साल में चेंज होता है। तो अब जुपिटर जो राशि बदल रहा है सेलेस्टियल बॉडी में ऊपर चेंज कर रहा है। अब राशि अगर मैं कहूं तो 12 राशि होती है, हर राशि की अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। शिमला की अपनी एनर्जी है, ठीक, राजस्थान की अपनी एनर्जी है, बिल्कुल। तो ऐसे ही प्लैनेट की जो राशियां हैं उनकी अपनी अपनी एनर्जी है। जुपिटर एक राशि से निकलकर जब दूसरी राशि में ऊपर सेलेस्टियल बॉडी में जा रहा है, उस इम्पैक्ट को नीचे कैसे हम फील कर सकते हैं कि अगर बहुत ठंड चल रही है तो 2 दिन गर्मी हो जाएगी, बहुत गर्मी चल रही है तो 2 दिन ठंड हो जाएगी। तो ये एस्ट्रोलॉजी के थ्रू मैं भी जान सकती हूँ आज की डेट में। मुझे नासा की इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस नहीं समझ में आती, बट आई कैन नाउ अंडरस्टैंड कि जुपिटर 2 दिन बाद बदलने वाला है, तो मौसम में बहुत चेंज होने वाला होगा, सैटर्न चेंज होने वाला है, तो वेदर में चेंज आने वाला होगा। तो इस तरीके से एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी आपस में कनेक्टेड हैं,
ऑल्दो दे आर डिफरेंट थिंग्स, एक बिलीफ सिस्टम है, एक साइंटिफिक स्टडी है, बट दे आर इंटररिलेटेड। तो अगर जुपिटर या फिर सैटर्न या फिर मून जब भी राशि चेंज करता है, प्लैनेट पे इफेक्ट पड़ता है, तो इसका ह्यूमन लाइफ पे क्या असर पड़ता है एग्जैक्टली? ह्यूमन लाइफ पर मैं अभी आपको गर्मी में बिठा दूं तो आप किस तरह से बिहेव करेंगे? जुपिटर अगर मकर राशि में है, शनि की राशि में है, तो उसको जिस तरह का माहौल एनर्जी मिल रही है वो वैसी ही एनर्जी हमें देगा। ओके। और अगर वो एक अच्छी, जैसे मेष राशि में बैठा है या कर्क राशि में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, जहां उसका फेवरेट प्लेस है, वहां वो आपको उस तरह की एनर्जी देगा। आप अपने घर में बैठे हो, आराम से बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, किस तरह से बैठे हो, आपकी एनर्जी, एवरीथिंग। इसी तरीके से ग्रह भी हैं। ग्रह को हम अगर अपने से कनेक्ट करें तो हमें समझ में आएगा कि भाई उन पे भी एनर्जी का असर आता है। तो इस तरीके से वो नीचे भी सेलेस्टियल बॉडी में सबको इम्पैक्ट करते हैं। कभी कभी बड़ा दिमाग खराब होता है। जुपिटर जब राहु के साथ आता है, जैसे आजकल चल भी रहा है, मेष राशि में जुपिटर है और मेष राशि में हमारा राहु भी गोचर कर रहा है, तो जुपिटर का राहु के साथ होने से क्या होता है? राहु क्या है? बहुत सारी डिजायर्स हैं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरा ये काम भी हो जाए, मेरा वो काम भी हो जाए। और जुपिटर क्या है? विजडम है। विजडम क्या कहते हैं? थोड़ा पेशेंस रखो, चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो। तो जब ये दो एनर्जी मिक्स होंगी तो क्या होगा? केओस हो जाएगा। केओस हो जाएगा, कुछ गलत डिसीजंस होंगे हर एक से। हर एक इंसान को इम्पेशंस बनाएगा, तो इम्पेशंस में कुछ डिसीजन गलत होंगे। तो इस तरह से प्लैनेट की एनर्जी हम ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट कर रही है। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर कुछ हो रहा है और वो हमें अफेक्ट नहीं कर रहा। जैसे कई बार हमने देखा है पंडित जी को या फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को, जब हम टीवी पे कोई सुबह के न्यूज चैनल पे आते हैं कि आज इस राशि में राहु आ गया, आज इस राशि में बृहस्पति आ गया, तो आपकी इस कर्क राशि वालों पे ये इफेक्ट पड़ेगा या सिंह राशि वालों पे ये इफेक्ट पड़ेगा। तो वो पर्टिकुलर राशि पे इफेक्ट पड़ रहा है प्लस प्लैनेट पे इफेक्ट पड़ रहा है। नहीं, राशि प्लैनेट दोनों अलग चीजें। ठीक। आप ऐसे समझिए कि 12 घर होते हैं, 12 राशि होती हैं, 9 प्लैनेट होते हैं। अब 12 घर हैं, 9 प्लैनेट हैं, 3 घर तो खाली रहेंगे। वो 9 प्लैनेट कोई ना कोई घर लेंगे और हो सकता है 3-4 प्लैनेट एक ही जगह बैठे हो, तो 1-2 घर और वैकेंट हो सकते हैं। तो पहली बात तो राशि, घर और ग्रह तीनों अलग अलग चीजें होती हैं और मिक्सचर होता है। आप बैठे हो अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, आप बैठे हो अपनी मम्मी के साथ, आप बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो अलग एनर्जी है। अच्छा, आप फ्रेंड्स के साथ घर में बैठे हो तो कितनी मस्ती कर सकते हो। आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो रेस्टोरेंट में, तो एक फ्रीडम है आपको। तो आप कौन से घर में बैठे हो, किसके साथ बैठे हो, तो इस तरह से प्लैनेट उसको। हाँ, जैसे आपने कहा ना कि मीडिया पे डेली वो फोरकास्ट करते हैं कि भाई इस राशि का ये रंग रूप रहेगा, या जो भी जैसे लकी कलर वगैरह बताते हैं। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि हर साइंस को एक लिमिट तक यूज करना चाहिए। ओके। ठीक है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। तो एक्सेस कैसे इसमें? मतलब फिर अगर आप सोचो कि आज मैंने रेड कलर पहन लिया तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, और मैंने उसके लिए जो रिक्वायर्ड एक्शन था, रिक्वायर्ड वर्क था, वो नहीं किया, या आज मेरा दिन फेवरेबल है। फेवरेबल और अनफेवरेबल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हम डेली टीवी पे सुन रहे हैं, डेली उपाय कर रहे हैं, तो फिर वो सारे उपाय तो बिल क्लिंटन भी कर लेगा ना, है ना। फिर वहां पे वोटिंग की जरूरत क्या है, या किसी चीज की जरूरत ही क्या है, कर्म कहाँ रह गया। तो एस्ट्रोलॉजी पर भी एक लिमिट में ही हमको ट्रस्ट करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी कर्मा बेस्ड है। हमने ये तो देख लिया कि ये ड्रेस पहनो, बट भाई वो कभी भी कर्म को अवॉइड नहीं करते हैं। आपको कर्म करना है, और अगर आप कर्म ठीक से कर रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके हाथ से वही शर्ट निकलनी है, वही ड्रेस निकलनी है, विच इज गुड फॉर यू। तो बेसिकली डिपेंड नहीं होना है पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजी पे, ये कह सकते हैं। अब ये मोबाइल पे आप पूरी तरह से डिपेंड हो जाइए, क्या होगा? यूज और मिस यूज तो हमारे हाथ में है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी इज गुड साइंस, उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए। मोबाइल इज गुड, बट इफ हम इसका यूज ही मिस यूज कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा? तो यहाँ पे जैसे आपने बोला कि कर्म एक अलग रोल है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, कि कर्म पूरी तरह से नील नहीं करती, या फिर जो तुम्हें कर्म करे वो तो करना ही है तुम्हें कर्म। तो जो कर्म का फल है वो एस्ट्रोलॉजी पे पूरी तरह से डिपेंड हो सकता है, या हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू पता लगा सकते हैं कि आपको इस कर्म का ये फल मिलेगा। देखिए, पहली बात, हमें किसी चीज का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष का अर्थ क्या है? ज्योतिष का अर्थ है ईश्वर का वो प्रकाश जो स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त करता है, पहली बात। दूसरा, ज्योतिषी कौन हो सकता है? जो ऊहा पोह पटु करना जाने,
ऊहा पोह पटु क्या होता है, और स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त करना। पराशर ने कभी ये नहीं कहा तुम प्रिडिक्शन करो, तुम पहले बता दो शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी। अरे शादी हो ही जाएगी, नौकरी लगी जाएगी, आप उसका कर्म कर रहे हो। अगर आप उससे रिलेटेड कर्म ही नहीं कर रहे हो तो पूछने से भी क्या अर्थ आएगा। फिर आप कहेंगे कि मैम फिर हम एस्ट्रोलॉजी का यूज क्या है। एस्ट्रोलॉजी का यूज ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि बेटा आप साइंस पढ़ रहे हो, आप पीसीएम कर रहे हो, आप पीसीएम नहीं आप बायो लो, आपके डॉक्टर का बहुत अच्छा स्कोप है, पर मेहनत तो आप ही को करनी है, कर्म तो आप ही को करना है। अब वो 5 साल की डॉक्टरी मेरी एस्ट्रोलॉजी की वजह से 2 साल में तो नहीं हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी पहली बात तो प्रिडिक्शंस को नहीं कहती है, वो कहती है स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त करो, सम स्थिति में जीना सीखो। अगर आज के समय में सबको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक ज्ञान होगा तो वो इस बात को जान पाएंगे कि हमको समस्थिति में जीना है। अगर हमारे जीवन में बहुत दुख चल रहा है तो वो भी हमेशा नहीं रहेगा, बहुत सुख चल रहा है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। थोड़ा नॉर्मल रहना हमारी लाइफ में जरूरी है कि जब हम सुख की स्थिति में हैं तो हमें दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूटिंग बन रहा है, हेल्पिंग बनना है। और हेल्पिंग ये नहीं कि सिर्फ अपने परिवार के लिए, जानवरों के लिए, प्रकृति के लिए। आज इंसान अपनी मतलब प्रोग्रेस के लिए कर क्या रहे हैं, अर्थ का ही एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन, जिस प्लेनेट ने आपको सब कुछ दिया आप उसी प्लेनेट को एक्सप्लॉयट कर रहे हो, तो हमें कहाँ पहुंचना है। तो पहली बात तो ये ज्योतिष का अर्थ हुआ। मुझे लगा शायद मैं कुछ समझा पाई होंगी। और बात जहां पे आप करते हो कर्म फल की, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर आपने बहुत मेहनत की हो, बहुत पढ़ाई की हो, बहुत ही अच्छे से किसी कर्म को किया हो तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। ऐसा कई बार ऐसे होता है कि किसी ने मेहनत की है, बट बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन फिर भी उसको वो रिजल्ट नहीं मिले जो उसको डिजायर थे। तो इसमें भी कुछ हो सकता है कि नहीं यार मेहनत की है, नहीं हुआ, तो इसका कोई पुराना कर्म का फल सामने आ गया, हम वो कह सकते हैं। देखिए पता क्या होता है, इस चीज को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एक दशा पैटर्न होता है कि आपका फेवरेबल टाइम चल रहा है या अनफेवरेबल। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल का मतलब, फेवरेबल का मतलब है कि आप एक पानी की बोट से जा रहे हो, उसकी डायरेक्शन भी राइट में है और आपको भी राइट में जाना है, तो जल्दी पहुंच जाओगे। एक बार ट्राई किया, हो गया, इट्स कॉल्ड फेवरेबल टाइम। बट इट डज नॉट मीन कि आप उस टाइम पे फेल नहीं होगे। मतलब अगर आपका फेवरेबल टाइम चल रहा है, पढ़ो ही मत, बुक बंद कर दो, यार फेवरेबल टाइम है तुम्हें तो क्लियर कर ही लेना है, पढ़ो ही मत, तो वो उतना भी फेवरेबल का मतलब ये नहीं है। ठीक। अनफेवरेबल का मतलब ये नहीं है कि होगा ही नहीं। हम उसको ना बहुत एक्सट्रीम पे सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी को। जैसे किसी ने कहते हैं आपकी शादी का सुख नहीं है, तो हम इसको एक्सट्रीम पे सोचेंगे कि शादी होगी ही नहीं। हो सकता है शादी हो लेकिन पत्नी से सुख ना हो और आपको दूर रहना पड़े, आपको अपने काम खुद करने पड़े, क्योंकि शादी का सुख क्या है कि वो आपको सुबह शाम खाना मिलेगा, टाइम पे सब कुछ मिलेगा। तो हमें उसके सब्जेक्टिव मीनिंग को समझना पड़ेगा कि एस्ट्रोलॉजी में फेवरेबल और अनफेवरेबल क्या है। अगर मेरा फेवरेबल टाइम है तो कम एफर्ट से जल्दी पास, 1 टाइम में यूपीएससी क्लियर, आईएएस ऑफिसर। और अगर अनफेवरेबल है तो 2 अटेम्प्ट लग जाएंगे। वो 4 घंटे पढ़ता था, आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। उसने पहले 100 क्वेश्चन किए, आ गए, आपको 200 करने पड़ेंगे, तो भी शायद 2 ही आए, आपकी रैंक पीछे हो गई। तो एस्ट्रोलॉजी कहीं पर भी ये नहीं कहता कि आप मेरा समय फेवरेबल नहीं है या अनफेवरेबल है तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ। इसमें एक आपने मेंशन किया था घर, प्लैनेट्स अलग होते हैं, घर अलग होते हैं, जो 12 घर होते हैं, तो 12 घर 12 राशियों को डिफाइन करते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल। नहीं देखो, इसका एक फंडा है, जैसे 12 घर है। पहला घर आपका शरीर होता है, आपकी फिजिकल बॉडी होती है। दूसरा घर आपके परिवार होता है, पेरेंट्स होते हैं, आप किस घर में जन्म लेते हो वहां के संस्कार होते हैं। थर्ड हाउस होता है आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके पड़ोसी होते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल होता है। फोर्थ हाउस आपकी माता का सुख होता है, आपका घर कैसा होगा, व्हीकल का सुख कैसा होगा, मन की शांति कैसी होगी, जो आज के युवा के पास तो बहुत ही कम है। 5वां घर होता है आपके बच्चे, आपका एंटरटेनमेंट, आपका लव, आपके अफेयर्स, 5वां। 6ठा घर आपकी जॉब, 7th आपकी शादी, आपकी पद प्रतिष्ठा। 8th हाउस आपकी इनहेरिटेंस, LIC और गुप्त विद्या ज्ञान। जो एस्ट्रोलॉजी है वो 8th हाउस की ही देन होती है। ओके। 9th हाउस आपका धर्म कर्म, आपके पिता समान लोगों से मिलने वाला कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ में। सिर्फ पिता नहीं, पिता के समान लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। 10th हाउस आपके बायोलॉजिकल फादर, आपकी यश, आपकी
जो कर्म करते हो, कोई भी कर्म करते हो, उससे जो आपको फल मिलता है। 10th हाउस, 11th आपकी डिजायर्स, आपके बड़े भाई बहन, 12th आपके खर्चे, आपका अब्रॉड, तो ये सब, ये 12 घर हो गए। अब 12 राशि, पहला घर और मेरी है मेष राशि, तो मैं मंगल के एट्रीब्यूट्स मुझे दिखाई देंगे। मंगल के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? बहुत गुस्सा आता है, हर काम का शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। और अगर यहीं पर शुक्र की राशि बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। है तो पहला ही घर, हो सकता है आपके पहले घर में कौन सी राशि हो, मेरे घर में पहली कौन सी राशि हो। ठीक। फिजिकल अपीयरेंस मुझे भी मिला है, आपको भी मिला है, आपको आपकी राशि के अनुसार मिला है, मुझे मेरी राशि के अनुसार मिला है। मेरे पहले घर की राशि चंद्रमा की कर्क राशि है, तो मेरी थोड़ी बॉडी फैट आना, थोड़ा हेल्दी होना। और वहीं पर अगर दूसरा बंदा वीनस का है तो अट्रैक्टिव आईज होना, ग्लोइंग होना, सब एक बार मुड़कर जरूर देखेंगे, तो वीनस है वो। और अगर वही शनि है तो थोड़े हाइट में लंबे होंगे, बाल थोड़े घुंघराले होंगे। तो इस तरीके से हर राशि अपना प्रभाव देगी फर्स्ट हाउस पे। तो किस हाउस में कौन सी राशि है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट है, 3 चीज है ना। अभी मैं पहला ही घर लेती हूँ, पहला घर मेरी फिजिकल बॉडी है। अगर यहाँ मंगल है, मंगल की राशि है, पर बैठा बृहस्पति है या बैठा शनि है, तो उन तीनों का मिक्सचर मेरा अपीयरेंस होगा। और यही होता है जब प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं तो वो राशि बदलते रहते हैं इसी हिसाब से। नहीं, देखिए जब हमने जन्म लिया, राशि तो जो प्लैनेट चेंज हो रहे हैं वो तो 1 मिनट भी नहीं रुक रहे। बिल्कुल। तो फिर जन्म पत्री क्या है, कुंडली क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जब जन्म लिया तो जो राशि, जो ग्रह मुझे लगन में मिले, वो मेरा एक नेटल चार्ट हो गया। नेटल मतलब फिक्स चार्ट हो गया कि जब मैंने बर्थ लिया तो मेरे फर्स्ट हाउस में ये राशि थी, ये प्लैनेट था। वो हो गए प्रॉमिस, जिसे आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी के योग वगैरह क्या होते हैं, तो वो मेरे हो गए फिक्स प्रॉमिस कि इस लाइफ में मुझे ऐसी बॉडी, ऐसा घर, ऐसे बच्चे, ऐसा कामकाज, ऐसी पद प्रतिष्ठा, ये सब कुछ मिलेगा, वो फिक्स है। उसके बाद मेरे को अगर फर्स्ट हाउस में जुपिटर मिला तो वो जुपिटर 40 साल से वहीं तो नहीं बैठा रहेगा, बिल्कुल, वो मूव कर रहे हैं। तो वो अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग प्लैनेट से जो भी रिलेशन बना रहा है, जो भी इक्वेशन बना रहा है, उसके हिसाब से मेरे पे असर आएगा। ठीक है, तो जो हमें लगन मिलता है, जो हमें राशि मिलती है, वो जब हम जन्म लेते हैं उस समय, एक बात मैं और आपको बताती हूँ कि एक दिन में ना 2.5 घंटे का एक लगन होता है और हर 2.5 घंटे में वो चेंज हो जाता है। 12 लगन होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 8 से 10 कर्क लगन था तो 10 से 12 फिर सिंह लगन हो जाएगा। तो 8 से 10 के बच्चे का नेचर और 10 से 12 के सिंह लगन के बच्चे का नेचर जमीन आसमान का फर्क होगा। कर्क लगन बड़ा इमोशनल होता है, सिंह लगन बड़ा डोमिनेटिंग होता है, अथॉरिटेटिव होता है। तो एक ही दिन में बच्चे हो रहे हैं लेकिन 2.5 घंटे में लगन चेंज हो रहा है, तो उनकी रंग रूप और नेचर सब कुछ डिफरेंट है। तो मतलब कहने का मतलब ये कि जो घर है वो राशियां नहीं है, लेकिन घरों में राशियां हैं, घरों में राशियां जो कि, और फिर उनके अंदर आके प्लैनेट बैठते हैं, वो बदलते रहते हैं प्लैनेट। हाँ, वो प्लैनेट बदलते रहते हैं। फिक्स प्रॉमिस हमारे नेटल चार्ट से मिलते हैं। देखिए ज्योतिष में क्या होता है, 3 चीज होती हैं। एक होता है हमारी जन्म कुंडली, जिसे हम नेटल चार्ट कहते हैं। दूसरा होता है दशा पैटर्न, हम कोई प्रॉमिस लाए वो हमें कब मिलेगा, दशा बताएगी। ठीक। उसके बाद होता है ट्रांजिट, दशा कह रही है ये चीज आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने एक चिट्ठी भेजी, प्रॉमिस से चिट्ठी आएगी, तो उसको दशा ने डिलीवर करवाया और ट्रांजिट ने डिलीवर मतलब बिल्कुल डोर टू डोर डिलीवरी करवा दी कि ये लो आपका ये फल आपको मिल गया। शादी आपकी हो गई, जिस दिन शादी हो गई यानी कि आपका ट्रांजिट था, उस दिन जुपिटर का 7th हाउस 7th लॉर्ड या वीनस से कनेक्शन था, तो आपकी शादी हो गई। शादी का प्रॉमिस तो ऑलमोस्ट सभी। अच्छा, एक और मैं आपको एक सर्टेन इवेंट करती हूँ, डेथ तो सबकी आनी है, बिल्कुल, तो डेथ का प्रॉमिस तो सबके लिए कंफर्म है ना। शादी हो ना हो मे बी, एजुकेशन हो ना हो मे बी, लेकिन डेथ तो जरूर होगी। बर्थ हुआ है तो डेथ जरूर होगी, बट कब, जब दशा आएगी। अब दशा कोई 10 साल की, कोई 6 साल की, कोई 18 साल की, उन 18 साल में कब, जब वो दशा प्लस ट्रांजिट दोनों आएंगे तो हम ऊपर जाएंगे। इट्स अ वास्ट साइंस। कुछ लोग होते हैं जो एक्यूरेट डेट बता देते हैं डेथ की, ऐसा भी होता है। इसलिए मैंने एक वेब सीरीज देखी थी, फाइनल कॉल, तो इट वाज एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव वेब सीरीज। उसमें एक एस्ट्रोलॉजर दिखाया जो बदनाम हो जाता है कि वो सबको मृत्यु दान दे देता है, कि सबको बोलता है कि तुम इस दिन मरोगे, अपनी मृत्यु का टाइम भी उसे पता होता है। तो वाकई मतलब ऐसा हो जाता है, उसे टाला भी नहीं जा सकता।
बिल्कुल, देखिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ही साइंटिफिक स्टडी है, पूरा मैथ्स होता है इसके अंदर और पूरी एक एक सेकंड की कैलकुलेशन होती है और एक सब्जेक्ट होता है लॉन्जिटिविटी जो कराया जाता है और पूरा एक फुल फ्लैट सब्जेक्ट होता है जिसमें हमें आपको डेथ की कैलकुलेशन करनी होती है कि किसी की डेथ कब होगी। तो कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करिए तो आपको एग्जैक्ट घंटा मिनट तक पता चल जाएगा कि फला दिन 5:25 पर आप ऊपर निकल लोगे। इतना एक्यूरेट? इतना एक्यूरेट। बट जो हमारे मेरे गुरुजी थे KN राव सर, उन्होंने हमें कहा कि किसी की ना डेथ प्रिडिक्ट नहीं करनी चाहिए, और क्योंकि यहाँ पर ना फिर थोड़ा ईगो आ जाता है, और जब ईगो आता है तो हम सामने वाले का पतन नहीं, अपना पतन शुरू कर देते हैं कि हम इतने महान हो गए हैं जो किसी की डेथ प्रिडिक्ट करेंगे। अब मान लीजिए मैंने आपको 4 साल पहले बोल दिया कि X पर्सन 4 साल में चला जाएगा, तो X पर्सन तो 4 साल पहले ही चला गया जब उसको पता चल जाएगा कि मैं जाने वाला हूं। तो इसलिए उन्होंने मना करा, और करने वाले करते हैं, प्रिडिक्ट प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें जैसे आपने एक चीज और बोली थी कि प्लैनेट्स की मूवमेंट, नक्षत्र की मूवमेंट या फिर कुछ भी है, वो हमारी लाइफ पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। एक क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम एंटेंगलमेंट जिसे बोलते हैं। आई डोंट नो कि आपको उसके बारे में पता होगा कि नहीं, अगर होगा तो प्लीज बताना। तो जैसे कि हम अगर अंतरिक्ष में कहीं पे कुछ भी हो रहा है पूरे यूनिवर्स में, करोड़ों मील दूर, मतलब करोड़ों लाइट ईयर दूर भी अगर कोई स्टार डाई कर रहा है या फिर कोई स्टार जन्म ले रहा है, वो हमारी कुंडली पे वो भी इफेक्ट करता है। मतलब कुंडली पे नहीं, बट हमारी लाइफ पर, यूनिवर्स पे इफेक्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली हम पे भी आएगा। तो इसका मतलब ये हो सकता है वाइस वर्सा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ स्टार पे इफेक्ट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम सेलेस्टियल बॉडी का पार्ट है। ओके। हमारे अंदर 9 ग्रह है ना, तो हम उसका पार्ट है, उसका असर हम पर हो रहा है, हमारा असर उस पे कैसे होगा? वाइस वर्सा नहीं हो सकता। क्वांटम एंटेंगलमेंट है, तो मैं सोच रहा था कि अगर जो यहाँ पे हो रहा है शायद वो वहां पे भी हो रहा हो हमारी वजह से। 9 ग्रह वगैरह सब हमारे अंदर हैं, ठीक है, तो 9 ग्रहों में ऊपर सेलेस्टियल बॉडी में जो कुछ भी हो रहा है वो हमें 100% अफेक्ट कर रहा है। आज की डेट में तो ह्यूमन बीइंग को यही नहीं पता कि वो तो अपने आप को एक फिजिकल बॉडी मानते हैं, वो तो अपने आप को यूनिवर्स मानते ही नहीं है, मानते ही नहीं कि अंदर में हम एनर्जी हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि वो मनीष एनर्जी बैठा है, मैं अर्चना एनर्जी बैठी हूँ, मेरी एक अपनी एनर्जी हो रहा है, आपकी अपनी एनर्जी हो रहा है, ऐसे कौन मानेगा? अब आप किसी के साथ बैठते हैं, आपको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आती हैं, किसी के साथ बैठते हैं आपका मूड अपसेट हो जाता है बिना कुछ कहे, तो वाइब्रेशन तो काम कर रही है ना, तो सबकी अपनी एनर्जी है। बट आज एनर्जी के लेवल पे बात ही कौन करता है? स्पिरिचुअलिटी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब पॉपुलर हो रही है, लेकिन इतनी नहीं हुई अभी तक। नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, स्पिरिचुअलिटी बहुत पहले से थी, बीच में चली गई। हाँ, पॉपुलर नहीं थी पहले। हाँ, अब मैं तो कहूंगी थैंक्स सदगुरु और ये सब जो हमारे गुरु वगैरह थोड़ा बहुत अवेयरनेस ला रहे हैं। और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ छोड़कर आप कीर्तन करने लग जाओ या सत्संग करने लग जाओ। एक स्पिरिचुअल पर्सन किसी भी सिचुएशन में अपने मन की स्थिति को संभाल पाता है, और जब वो अपनी मन की स्थिति को संभाल पाता है तो सिचुएशंस तो हैंडल कर ही लेगा इजीली। आपने एक लाइन सुनी होगी, मन के हारे सब हारे, है ना? तो स्पिरिचुअलिटी आपके मन को साधना सिखाती है। ये स्पिरिचुअलिटी है मेरे सेंस में कि स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग पर्सन बनाती है। आप कहीं भी हैं, किसी भी फील्ड में हैं, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे क्योंकि आपको अपना मन पे कंट्रोल है। मन को आपको साधना आता है अपने कि आप सिचुएशंस के गुलाम नहीं है कि घर में छोटा सा झगड़ा हो गया तो आपकी परफॉर्मेंस पे असर आ गया। और हो क्या रहा है डे टू डे लाइफ में, घर में छोटा सा कुछ इवेंट हो गया या एक जॉब चले जाने से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, तो सारे वीक मन है, फिर वो एक 5वें इंसान जिसका स्ट्रांग मन है उसको भी या तो कम कर देंगे, या जिसका स्ट्रांग मून है या मन है वो उन चारों को भी कहेगा पेशेंस रखो, सब ठीक हो जाएगा, या वो सबको साथ लेगा या फिर हाँ खुद सज जाएगा। तो स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ में ना चैलेंज ऐसा नहीं कि नहीं आते, चैलेंजेस बहुत आते हैं, लेकिन उनको वो हैंडल अच्छे से करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि घर हैं, राशि हैं और ये ग्रह हैं जो अलग अलग आते रहते हैं, और 30 डिग्री का एक राशि होती है। तो 12 राशियां, 12 घर और 12 महीने, 9 ग्रह और 12 महीने भी होते हैं जैसे पूरे साल में। हाँ। तो उसका भी कुछ इफेक्ट रहता है, या फिर हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं या जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से हमें चलना पड़ता है? एस्ट्रोलॉजी वैदिक हिंदी कैलेंडर से चलती है। हिंदी कैलेंडर वो चांद की मतलब जो चांद की मूवमेंट होती है 27 दिन की, नक्षत्र वगैरह उनसे होती है, क्योंकि हम मून कैलेंडर फॉलो करते हैं बेसिकली। इसीलिए हमारे जितने भी त्योहार हैं वो पंचांग के अनुसार मनाए जाते हैं। दो राखी हो जाती हैं, 2
दिवाली हो जाती है, तो वो पूर्णमासी वगैरह ये जो कॉन्सेप्ट है ये सब चंद्रमा की गति के अनुसार है। तो ठीक है, तो जैसे इसमें एक ज़ोडिएक बेल्ट जो है हमारी, इस ज़ोडिएक बेल्ट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राशि कौन सी होती है? ऐसा कुछ होता है या फिर सब इक्वल रहा है? देखिए 360 डिग्री की ज़ोडिएक बेल्ट होती है, यानी कि अगर मैं पूरे सेलेस्टियल बॉडी में ऊपर देखूं तो आप ये इमेजिन करिए कि 360 डिग्री की सेलेस्टियल बेल्ट है और वो 12 में डिवाइड है, तो 30 डिग्री, एग्जैक्टली 30 डिग्री नहीं होता वैसे तो, बट स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम अभी पहले मोटा मोटा समझ जाएं फिर बारीकी में जाएं, तो 30 डिग्री की एक राशि होती है और 30 डिग्री की एक राशि में फिर उसको 13 डिग्री 20 मिनट के एक नक्षत्र में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक नक्षत्र का जो स्पैन होता है वो 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र की एक अपनी एनर्जी होती है, तो इट्स अ वास्ट साइंस। अब एक मिनट है, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूं कि ये पोर्शन है 30 डिग्री का, इसमें 13 डिग्री 20 मिनट का एक और पोर्शन है, ये नक्षत्र है। अब ये जो पोर्शन है मेष राशि का लगा लीजिए, मेष राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, केतु का, वीनस का, मेष राशि में कह रही हूं, इसमें ये हुआ फॉर एग्जांपल वीनस का ले लो, वीनस की 3 नक्षत्र होंगे, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। अब तीनों नक्षत्र का नेचर अलग है। अगर मैं भरणी की बात करूं तो वो मेष राशि में पड़ता है, मेष राशि में केतु का नक्षत्र आएगा, वीनस का आएगा और सन का आएगा। अब केतु के नक्षत्र और मंगल का प्रभाव, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 30 डिग्री बोला, इसमें ये 13 डिग्री 20 मिनट है, ये 30 डिग्री पूरा मंगल रूल करता है, 30 डिग्री पूरा मंगल रूल कर रहा है, लेकिन यहाँ 13 डिग्री 20 मिनट में केतु रूल कर रहा है, इसके बाद इस 13 डिग्री 20 मिनट में वीनस रूल कर रहा है और आगे के 3 डिग्री 20 मिनट पे सूर्य रूल कर रहा है। तो अब ये जो फर्स्ट 13 डिग्री 20 मिनट है या बीच वाले 13 डिग्री 20 मिनट है, उनका प्रभाव कैसा होगा? कैसा होगा? मंगल की राशि है, शुक्र का नक्षत्र है, तो मंगल और शुक्र का प्रभाव आएगा। पहले में मंगल और केतु का प्रभाव आएगा, मंगल और केतु अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे, मंगल और शुक्र अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो नक्षत्र फिर, और एक और बात है, हमारी जो केपी एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें नक्षत्रों को भी और फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, उसको सब लॉट बोलते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी इज वेरी डीप। ओके, तो जैसे इतने सारे नक्षत्र भी होते हैं, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र में भी कोई होता है कि भाई ये सबसे पावरफुल नक्षत्र है, अगर इसमें राशि गई या फिर ये इसमें राशि का कोई प्रभाव है? तो देखिए सभी नक्षत्रों की अपने प्लस है माइनस है, और सभी ग्रहों के प्लस है माइनस है, ना कोई ग्रह बुरा है ना कोई ग्रह अच्छा है। को अब शनि, पूरी दुनिया डरती है, इतना भी बुरा ग्रह नहीं, ठीक है। एक्चुअली शनि किस तरह से है कि अगर आपने काम नहीं किया तो वो आपको पनिशमेंट देने से छोड़ेगा नहीं, ही विल पनिश यू। बाकी प्लेनेट छोड़ भी सकते हैं, जैसे माँ कुछ ना करो छुपा लेती है थोड़ी बहुत, और पिताजी क्या होते हैं, वो पनिश करके ही मानते हैं। तो प्लैनेट्स का नेचर है, 9 के 9 ग्रह अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। दूसरी बात, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। शनि को अगर कहा गया है कि आपको 5th लॉर्ड है, आपके बच्चे देने हैं, तो शनि आपके बच्चों में वो नेचर डालेगा, वो प्रवृत्तियां डालेगा। अगर वही चीज बृहस्पति को दी गई है तो वो जुपिटर का आ जाएगा असर उनके ऊपर। तो मैं ये कहूंगी कि 9 ग्रह या 12 राशि में किसी को बहुत अच्छा कहना या किसी को बहुत बुरा कहना मुझे नहीं लगता संगत है। मेरे हिसाब से हर ग्रह कुछ अच्छा देता है, हर ग्रह कुछ बुरा देता है। मंगल ना हो तो आर्मी कैसे बनेगी? इतना गुस्सा, एनर्जी, लड़ाई करने का जज्बा ना हो तो उस पर लड़ने कौन जाएगा? सीमा पार, बॉर्डर पे हम लोग सिक्योर कैसे बैठेंगे? तो मंगल की अपनी शक्ति, एनर्जी, उसका यूज है। ऐसे ही शुक्र ना हो तो बॉलीवुड कहाँ जाएगा? ठीक, शाहरुख खान कहाँ जाएंगे? ठीक है, तो वीनस अपने ट्रेड्स दे रहा है, एवरी प्लैनेट इट्स ओन ट्रेड्स। आपने इसमें एक चीज मेंशन की थी राहु के बारे में, ये राहु क्या है? हमारे डिजायर्स हैं, राइट। तो केतु क्या है? क्योंकि राहु और केतु को ज्यादातर साथ जोड़ा जाता है, और राहु केतु जहाँ पे आ जाए वहां पे कहते हैं कि नाश हो गया भाई तेरा, तो कुछ नहीं हो पाएगा, इस टाइप से। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है एस्ट्रोलॉजी में? राहु केतु, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं राहु केतु क्या है। मैथमेटिकली इनकी बात की जाए तो सन ऑर्बिट और मून ऑर्बिट जहां इंटरसेक्ट करते हैं उनको हम राहु नोड और केतु नोड कहते हैं। ओके, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल पॉइंट राहु केतु जो नोड बनते हैं मैथमेटिकली, तो ये हर चार्ट में होंगे। और राहु हमारे डिजायर्स को शो करता है
फॉर एग्जाम्पल लो आप, राहु किसी की लगन में है तो उसको अगर वो 1 लाख पर है तो उसे 3 लाख पर जाना है, 3 लाख पर है तो 5 लाख पे जाना है, 50 लाख पे जाना है, 50 करोड़ पे जाना है। ठीक है, एंडलेस डिजायर्स हैं खुद की आइडेंटिटी को लेकर, और फिर वहां पर उसको कुछ फिजिकल अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी कुछ एफर्ट ज्यादा देने पड़ते हैं। राहु जिस घर में होगा उस घर के लिए हमें पूरे जीवन में प्रयत्नरत रहना ही पड़ता है। दूसरा केतु आ गया 7th हाउस में, तो 7th हाउस में केतु आने का मतलब है पद प्रतिष्ठा में थोड़ा कुछ कमी रहेगी, या अगर आप उस तरफ ध्यान ना दो तो ज्यादा अच्छा। और एक आप कह सकते हो कि जो बहुत फेमस लोग होते हैं उन्हीं की लेग पुलिंग होती है, उन्हीं की सोशल इमेज को डैमेज किया जाता है। इमेज डैमेज भी उसी की जाएगी ना जिसकी कुछ इमेज भी हो। ऑफ कोर्स। तो इस तरीके से राहु केतु अगर 1-7 पर आ गए, अब राहु केतु एक अगर किसी के 2-8 में, तो 2nd हाउस में राहु का मतलब है entire life you have to struggle for the money, for the family और sometimes for the food also। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी फूड हैबिट्स में, फैमिली में, मनी में कुछ ना कुछ इश्यूज आते रहेंगे और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर 2nd हाउस में राहु है तो 8th हाउस में केतु है। 8th हाउस में केतु होने का मतलब है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, गिविंग होना पड़ता है कि अगर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया तो भी बड़े खुश रहो कि वो एटलीस्ट कुछ लिया तुमने। ठीक है ना मतलब किसी का फायदा नहीं हो रहा, तो अगर किसी से फायदा नहीं हो रहा हमें, तो नुकसान ना होना सबसे बड़ा फायदा है। तो 8th हाउस का केतु हमें कहता है कि कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी उतनी नहीं हो सकती। फिर 3rd हाउस राहु का फेवरेट हाउस है, वहां वो आपको एनर्जेटिक बनाता है, आपको कमाल की इंट्यूशन पावर देता है, स्पीकिंग स्किल्स देता है, फायदा भी कराता है राहु 3rd हाउस में। 3, 6, 11 में राहु बहुत अच्छे फायदे देता है। जितने पॉलिटिशियंस होते हैं या जितने हाई रैंक्स पर होते हैं, 3, 6, 11 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, वो भी राहु प्रॉन पीपल ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि राहु बहुत बुरा है, राहु बहुत अच्छी अच्छी चीजें देता है, लेकिन स्पेस में कोई व्यक्ति 6 महीने रह रहा है तो उसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, एस्ट्रोनॉट की मैरिड लाइफ कैसी होगी? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होगी। बट ऐसा नहीं है कि कुछ कमी होगी तो कुछ खूबी नहीं होगी। तो अब मैंने जैसे कहा 3rd हाउस में राहु है तो करेज और इंट्यूशन बहुत अच्छी, घूमना फिरना बहुत अच्छा, सेल्स पर्सन होंगे वो। 3rd में राहु तो 9th में केतु। 9th में केतु मतलब पिता चाह के भी उस व्यक्ति का सहयोग नहीं कर सकता, भाग्योदय में रुकावट आएगी, भाग्य रुक रुक के उदय होगा। ठीक है, अब 4th हाउस में राहु केतु। 4th हाउस में राहु यानी कि मदर की हेल्थ का इशू हो सकता है, घर में उसे बड़ा घर चाहिए, गाड़ी और बड़ी चाहिए, तो मन की शांति हमेशा उसे कम महसूस होगी। और 4th हाउस में राहु मीन्स 10th हाउस में केतु। 10th हाउस में केतु का मतलब है उसे कभी ना कभी जीवन काल में अपना प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा प्रोफेशन में। फिर 5th हाउस में राहु। ओके, तो इस हिसाब से प्रेडिक्शंस होती रहती हैं। बिल्कुल, कि राहु उस घर में है तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब आप एकदम से कह सकते हैं कि आपकी पूरी लाइफ का जो फोकस है उस घर पर है जहां राहु है, और उस घर से उम्मीद ही मत करो जहां केतु है। डिटैचमेंट देता है, केतु मोक्ष का कारक है। इसमें जैसे आपने मेंशन किए थे ग्रह, जैसे कि शनि, बृहस्पति और भी बहुत सारे होते हैं, तो कौन से मेजर जो प्लैनेट्स होते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं? देखो हमारे ना 3 आउटर प्लैनेट होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, 3 आउटर प्लैनेट होते हैं, और राहु भी। इनका हम ना मेजर ट्रांजिट लेते हैं। जैसे शनि है, अभी शनि जिस भी घर में आपकी कुंडली में पहुंच गया वो 3 साल आपके वहां उस मेन फोकस रहेगा। अब 3 साल ही शनि आपको दुखी करेगा या सुखी करेगा ऐसा नहीं हो सकता, तो उन 3 साल को और शॉर्टकट कर देता है कौन? राहु 1.5 साल। उसको और कट करता है जुपिटर 1 साल। फिर उस जुपिटर को और करता है मार्स 1 महीना। मतलब कि जिस घर पे राहु का और शनि का दोनों का गोचर होगा उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आएंगी, तय है। अगर वहां पे जुपिटर की भी दृष्टि जा रही है तो आपको किसी से हेल्प मिल जाएगी, लेकिन अगर जुपिटर की दृष्टि नहीं जा रही है तो आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा और आपको वहां से रिलेटेड बहुत मेजर, मतलब जॉब जानी है तो चली ही जाएगी। अगर वहां जुपिटर की दृष्टि होती तो हो सकता है उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी, जॉब चली जाएगी बट अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से राहु, शनि
जिस घर को देख रहे हो पूरे चार्ट में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर पीरियड में आती है, यानी उस 1.5 साल में आती है। शनि तो 3 साल रहेगा, लेकिन राहु 1.5 साल रहेगा, तो राहु 1.5 साल बाद वो राशि छोड़ देगा, ठीक है। तो और अगर शनि और जुपिटर आ जाए इकट्ठे एक साथ, तो ये धर्म कर्म योग बन जाता है, यानी कि एक बहुत अच्छा योग बनता है। उस टाइम पे लोग चैरिटी करते हैं, अपने घर में भी कुछ पूजा पाठ रखते हैं, और प्रोफेशन में बहुत अच्छी तरक्की होती है उन लोगों की उस टाइम पर। ओके, तो बेसिकली जैसे अगर किसी की कुंडली हम देख रहे हैं, या फिर कोई अपनी कुंडली किसी को दिखा रहा है और कह रहा है कि ठीक है आपके साथ तो बुरा होने वाला है, आप ये काम कर लो तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, जैसे कि ज्यादा पंडित बोलते हैं। आई थिंक मनीष, मैं तो ऐसा नहीं कहूंगी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसे प्रेडिक्ट करता होगा कि आपका बुरा टाइम आने वाला है और आप ये कर लीजिए और ये टल जाएगा। रादर देन जो भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपका ये चैलेंजिंग टाइम आने वाला है, और इन चैलेंजेस से आप इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम कई बार हमें पेशेंस से करना पड़ता है, कभी हार्डवर्क से करना पड़ता है, और कई बार जैसे शेयर्स में लॉस हो जाता है, उससे भी हम सीख जाते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। तो लाइफ की लर्निंग्स भी जो होती हैं, कई बार वो हम अपने चैलेंजिंग टाइम में ही सीख पाते हैं। तो ये लर्निंग्स के लिए ये जो दशाएं जो आती हैं, मेन लर्निंग्स के लिए आती दशा पैटर्न, अच्छा क्वेश्चन। दशा की जो हमारे पराशर जी ने बात की, वो 120 वर्ष की आयु मानी उन्होंने, और उस 120 वर्ष की आयु को विभक्त कर दिया हर ग्रह की दशा से। जैसे हमारे 9 ग्रह हैं, केतु, वीनस, सन, मून। तो केतु की दशा 7 साल की होती है, वीनस की 20 साल की होती है, सन की 10 साल की होती है, सन की 6 साल की होती है, मून की 10 साल की होती है, राहु की 18 साल की होती है। कलयुग है। अच्छा, मैं तो ये कहूंगी कि कलयुग में ना राहु की दशा मिलना वरदान है। हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात कहूंगी कि कलयुग में जुपिटर कुछ नहीं कर सकता। ये बड़े ना सॉफ्ट प्लैनेट है, बैठे रहते हैं बेचारे। कलयुग में इनका कुछ नहीं हो सकता। ये अपना भक्ति संगीत वगैरह करें। अगर मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको जीना है तो वहां पे आपको शनि, मंगल और राहु ही चाहिए। राहु जितनी आपको अचीवमेंट्स देता है, जितने मेटेरियलिस्टिक सुख देता है, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, सब बड़ी बड़ी चीजें, एक्सट्रीम ब्यूटी, ऐश्वर्या राय राहु देता है। अभिषेक बच्चन को मिली, ठीक है। तो ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें आज के टाइम पर हमें राहु देता है। तो राहु की दशा को मैं कोई बहुत बैड दशा नहीं कहती। उसमें थोड़ा सा एथिक्स और थोड़े से अपने मन के ऊपर काम करना चाहिए। बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए। तो जैसे इसमें एक चीज और आती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, साथ साथ जो चलती है न्यूमरोलॉजी। तो ये कितना न्यूमरोलॉजी से भी हम प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, या फिर सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही इसके लिए बेस्ट है? देखिए, मैं एक बात कहूंगी कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना, वो एक वास्ट साइंस है। जैसे हम कहें मेडिकल साइंस में एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, आयुर्वेदिक भी है, यूनानी पद्धति भी है, तो बहुत सारी पद्धतियां होती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी ना इन सब की मदर है। जैसे संस्कृत से सभी भाषाओं का उद्गम हुआ, ऐसे एस्ट्रोलॉजी से आपकी पामिस्ट्री भी है, आपकी टैरो कार्ड रीडिंग भी है, आपकी न्यूमरोलॉजी भी है। तो एस्ट्रोलॉजी बहुत डीपर साइंस है, और न्यूमरोलॉजी आपको उसका एक ब्रॉडर व्यू देती है। तो एकदम से सब इतनी डीप साइंस ना पढ़े तो न्यूमरोलॉजी से मोटा मोटा आइडिया ले सकते हैं। न्यूमरोलॉजी से भी अपनी कुछ प्रेडिक्शन होती है, बट उसकी एक लिमिटेशन हो जाती है कि इसके बाद इतना प्रेडिक्ट नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। उसमें आप लोगों का नेचर जल्दी से पकड़ सकते हो। 1 नंबर है तो ऐसा होगा, 2 नंबर है तो ऐसा होगा, 3 नंबर है, आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है उस तरह से आपका नेचर है या नहीं है। तो लोग उसको जल्दी से कनेक्ट कर सकते हैं खुद से। जल्दी सीखने की चीज है। हाँ, जल्दी सीखने की चीज है। उसमें भी ग्रिड है, उसमें भी दशा पैटर्न है, बट वो उतनी डीप नहीं जा सकती। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो ना, तो उनका सोल्यूशन न्यूमरोलॉजी नहीं दे सकती, वो एस्ट्रोलॉजी दे सकती है। ओके, सॉल्यूशन या प्रेडिक्शन? हम प्रेडिक्शन मांगते ही क्यों हैं? सॉल्यूशंस के लिए। अगर मैं आपको कहूँ ये चैलेंज आने वाला है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, मैम मैं इसे कैसे ओवरकम कर सकती हूँ? बिल्कुल। तो मुझे ये टर्म एक साथ लगती हैं कि प्रिडिक्शन का मतलब ही है कि सामने वाला सोल्यूशन मांग रहा है कि मुझे अपने नेक्स्ट 1 ईयर में या 2 ईयर्स में किन चीज़ों पर ध्यान देना है, और कोई चैलेंज आने वाला है तो उसके लिए मैं क्या ध्यान रखूं, और अच्छा टाइम आने वाला है तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर आई विल प्रोटेक्ट कि आप इन्वेस्टमेंट कर दो, घर ले लो, गाड़ी ले लो, EMI निकाल पाओगे, इतना काम आएगा। तो ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, प्रिडिक्शन और सॉल्यूशंस। हम ऑल इन ऑल ये कह सकते हैं कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो क्या हम अपना फेट भी चेंज कर सकते हैं कि हमारे साथ ये होने वाला है, अपने फेट को चेंज करने की किस्मत में लिखा था, बट एस्ट्रोलॉजी को जानते हुए, प्रेडिक्शंस को जानते हुए
हमने कुछ के उपाय किए, फिर हमें सॉल्यूशन मिल गया उसका। देखिए, फेट हम चेंज कर सकते हैं प्रिडिक्शन से नहीं, हार्ड वर्क से, स्मार्ट वर्क से, हैबिट से। तो एस्ट्रोलॉजी बताएगी कि आपके क्या फ्लॉज हैं, क्या कमियां हैं, आपको उन पे ओवरकम करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, किसी को गुस्सा बहुत आता है तो उसका मार्स बहुत एक्टिव है, उसको बोलो जिमिंग करे 1 आवर की। 1 आवर की जिमिंग नहीं कर सकता तो 1 आवर वॉक करे, तो मंगल अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो ये मैंने मंगल को बैलेंस कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी हैबिट्स पर काम करके अपने फेट को कुछ हद तक बदल सकते हैं, क्योंकि हैबिट बदलना इज नॉट इजी थिंग। तो इस केस में जैसे बहुत सारे हमने टीवी शोज देखे हैं या फिर मूवीज वगैरह में भी देखा है, क्या एस्ट्रोलॉजर अपना फ्यूचर खुद जान सकते हैं और अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हैं, लाइक बहुत अमीर हो गए या बहुत फेमस हो गए या फिर अपने दशा अच्छी कर ली? मैं एक चीज कहूंगी, एस्ट्रोलॉजी ईश्वरीय भाषा है, ठीक है? ठीक। मैं कुछ ग्रह, कुछ नक्षत्र, कुछ योगों को देखकर कोई प्रेडिक्शन कर रही हूँ, वो मुझे पढ़नी आ गई, मैंने आपका चार्ट देखा, पढ़ लिया। उसको बदलना या उसको बढ़ाना आपके एफर्ट पर है। मुझे अपना चार्ट देखकर ये तो समझ आ ही रहा है कि मेरे ये योग हैं, ये दुर्योग हैं। दुर्योगों के लिए मुझे अपनी इन आदतों को बदल लेना चाहिए। अगर मैं अपनी हैबिट्स पे काम कर रही हूँ, उन आदतों को बदल रही हूँ, तो श्योर है कि मैं भी अपने फ्यूचर को चेंज कर सकती हूँ। लेकिन ये भी चार्ट में कहीं ना कहीं मेंशन होता है कि आप आदत बदल पाओगे कि नहीं पाओगे। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मैं खुद को पीएम नहीं बना सकती, ठीक है ना? वरना तो मैं तो सीधे पीएम बनूंगी ना। मुझे तो एस्ट्रोलॉजी आती है, तो मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगी कि पीएम बनूं। तो पीएम बनने के लिए वो डेडिकेशन, वो मेहनत मुझे करनी आनी चाहिए। वो मनन, वो ध्यान, वो चहुमुखी बहुमुखी प्रतिभा के लिए मुझे उतना फोकस होना आना चाहिए। अब वो मेरे चार्ट में, मोदी जी के चार्ट में था, तो उन्होंने बिना किसी प्रोडक्शन के भी कर लिया। ध्यान और मनन के लिए उन्होंने भी प्रैक्टिस तो की है। हर व्यक्ति को ध्यान और मनन शक्ति पर काम करना चाहिए। जितना आप मनन करते हैं उतना आप अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं। कितना अपलिफ्ट कर पाते हैं डिपेंड्स अपॉन हमारी मनन शक्ति पर है और ध्यान पर है। तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आई नो कि मेरे चार्ट में क्या योग हैं, क्या दुर्योग हैं, मैं कहाँ तक पहुंच सकती हूँ, कहाँ तक नहीं पहुंच सकती। अभी मुझे पता है मेरे बहुत अच्छे योग हैं और हैबिट मैंने, अरे आ जाओ आज पार्टी करते हैं, आज पार्टी करते हैं, तो डायबिटीज मुझे होनी है, फिर वो चार्ट नहीं रोक पाएगा। बिना योग के भी मुझे एक दुर्योग आ ही जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि आपके क्या योग बन रहे हैं, लेकिन कितना इमीडिएट फ्यूचर हम इससे जान सकते हैं या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कितना इमीडिएट, कि 1 घंटे बाद हम पता कर सकते हैं या फिर हमें एक टाइम देना पड़ता है, 1 महीने बाद? एस्ट्रोलॉजी में तो आप पता कर सकते हैं कि ट्रेन कब तक आएगी, गई हुई लाइट कब तक आएगी। केपी एस्ट्रोलॉजी में उसमें रूलिंग प्लैनेट होते हैं, प्रश्न लगाते हैं और देखते हैं भाई ट्रेन को वेट करते हुए हमें 1 घंटा हो गया, ट्रेन कब आएगी। या कई बार मैं घर में, बच्चे ऐसे मजाक मजाक में कहते हैं कि मम्मी लाइट गई है, बताओ कितनी देर में आएगी। तो वी कैन प्रेडिक्ट, बट उसमें इवेंट सर्टेन होना चाहिए। लाइट गई है तो आएगी, आना सर्टेन है, बट कितनी देर में आएगी। ट्रेन आनी सर्टेन है तो बताया जा सकता है कि कितनी देर में आएगी। तो केपी में यस, जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो बताते हैं। तो केपी व्हाट इज द स्टैंड्स फॉर, लाइक केपी क्या है? ये कृष्णमूर्ति पद्धति है, कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी, और जिसका विकास एस्ट्रोलॉजी के उससे ही किया गया कि 30 डिग्री की राशि में भी 30 डिग्री है, तो उसको फर्दर 13-20 और 13-20 को 3 डिग्री 20 मिनट और 3 डिग्री 20 मिनट को सब लॉर्ड कहा गया, और उसके हिसाब से मतलब फर्दर उसको बहुत छोटा छोटा कर दिया ताकि और अच्छे से जान एग्जैक्ट पहुंच सके। एग्जैक्ट उसी में ही सारी एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। नहीं, एक्यूरेट टाइमिंग वहां से आती है। टाइमिंग वहां से। प्रेडिक्शन तो पामिस्ट भी करते हैं, फेस रीडिंग वाले भी करते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी करते हैं। प्रेडिक्शन तो कोई भी कर सकता है और सब करते भी हैं, लेकिन जो टाइमिंग की बात है वहां पे केपी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं टाइमिंग के। तो ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे आपने टाइमिंग की बात की, तो जैसे नासा, इसरो, हमने चंद्रयान 3 पे भी भेजा, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से ऑफ कोर्स लिया होगा। अगर लिया भी होगा तो कोई बताएगा नहीं या करेगा नहीं। साइंटिस्ट की अपनी रीडिंग्स चलती हैं, एस्ट्रोलॉजर्स की अपनी रीडिंग्स चलती हैं। तो एस्ट्रोलॉजर होता कोई तो वो भी ये बता सकता था कि इतने बजे मतलब था चंद्रयान। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत को 15 अगस्त को आजाद होना है, ये हमारे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने पूरा
2-3 दिन निकाल कर मुहूर्त निकाला था। तो हमने आज़ादी 15 अगस्त को ली और उन्होंने 14 अगस्त को ली। पाकिस्तान कहाँ पर है आप देख लो और हम कहाँ पर हैं देख लो। भारत की अपनी कुंडली टॉरस लगन की है। भारत की चंद्र की महादशा चली है अभी और हमने चंद्रयान 3 को अपलोड किया है। तो भारत तो मानता ही है एस्ट्रोलॉजी, और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर और बड़े बड़े पर्सनालिटीज इस पे बिलीव करती हैं। जो जिनसे मैंने ज्ञान लिया, राव सर, उनके क्लाइंट अमिताभ बच्चन थे अब हैं, और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इंदिरा गांधी की कुंडली हमने बहुत ज़्यादा पढ़ी वहाँ अपनी रिसर्च में भी। तो एस्ट्रोलॉजी को सब यूज़ करते हैं, पॉलिटिशियंस भी करते हैं, पॉलिटिक्स में भी करते हैं, और मोदी जी भी करते ही होंगे। ठीक, तो इसमें वो अपना पहले ही बुरा देख सकते हैं। नहीं, बुरा अच्छा नहीं होता। देखिए, हम जब वॉर में जाते हैं ना तो हम जीत जाएंगे कंफर्म नहीं होता, लेकिन हमें अपनी पूरी शक्ति से वहां जाना है, पूरी शक्ति से लड़ना है। अब चंद्रयान 3 भेजा, फुल प्रिपरेशन से भेजा, सब कुछ करके भेजा, कामयाब हो गया, बहुत अच्छी बात है। हमने अच्छा मुहूर्त भी चूज किया। अच्छा मुहूर्त चूज करने से ये हो जाता है कि उसमें हमारी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं कि हमें सक्सेस मिलेगी, बट फेल भी हो सकता है। तो इतना ऐसा नहीं है कि हमने मुहूर्त में कोई काम किया तो सारी शादियां मुहूर्त से होती हैं। बिल्कुल। डिवोर्स क्यों होते हैं? ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाली बात हो जाती है। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी हो जाती है, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस। क्वेश्चन आ जाता है नॉर्मली इसमें भी कि अपनी कुंडली हमें सबको नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुंडली तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर देख के हमें बता देगा, कुछ भी प्रेडिक्शन तो मिल ही जाएगी, या फिर कोई इसका गलत यूज भी कर सकता है। नहीं, कोई इसका गलत यूज नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं है कि कुछ कोई इसका गलत यूज कर सकता है। बस ये कि अपनी कुंडली ज्यादा दिखाने से ना कुछ नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, तो नेगेटिव प्रिडिक्शन भी करते हैं। तो जैसे कि आपका उस दिन एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके घर में वहां ये हो जाएगा, मतलब डरा देंगे। होता है, कुछ काली जबान होती है, या कुछ एस्ट्रोलॉजर्स को होती है आदत आपकी बीमारियां प्रिडिक्ट करने की, और आपके घर मतलब वो पॉजिटिव 2 बताएंगे और नेगेटिव 3-4 बातें बताएंगे। तो एक रूल होता है कि जो भी कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली को देखकर कुछ भी प्रिडिक्ट कर रहा है तो वो यूनिवर्स में चला जाता है, और यूनिवर्स में जाने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी होने की, इवेंट होने की बढ़ जाती है। तो जैसे जब मैंने ये स्टडी की और मेरी भी कुंडली क्लास में लगा करती थी, तो सबसे पहले मैं कहती थी कि आप कोई इवेंट प्रिडिक्ट मत करना। सभी की लाइफ में फ्लॉज हैं। मैंने ये कुंडली लर्निंग पर्पज से लगाई है, प्रिडिक्शन पर्पज से नहीं लगाई है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सबको मैं अपनी कुंडली नहीं दिखानी चाहिए जब तक कोई स्पेसिफिक पर्पज ना हो। दैट मींस जो हम कहते हैं वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जा रही है कहीं ना कहीं, एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं काम कर रहा है। बिल्कुल 100% काम कर रहा है। और एक एस्ट्रोलॉजर में भी ईगो होती है ना, मैंने कहा था कैसे नहीं हुआ, होगा। वो चाहता है कि वो चीज हो क्योंकि मैंने कही है। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स है काम करता है यूनिवर्स में। तो इसमें जैसे अगर हम बात करें, एक होता है सॉफ्टवेयर कुंडली का जो नॉर्मली आता है, उसके जैसे बहुत सॉफ्टवेयर है, और एक हो गया ह्यूमन जो प्रेडिक्ट कर रहा है। तो कौन ज्यादा बेस्ट प्रेडिक्ट करता है? कौन ज्यादा बेस्ट प्रेडिक्ट करता है? तो मैं कहूंगी आजकल एआई चल रहा है, वो भी बोलता है, और एक ह्यूमन बीइंग है वो भी बोलता है सेम बात। तो कौन सी ज्यादा इफेक्टिव लगती है? क्रिएटिविटी के हिसाब से तो ह्यूमन का ही है, क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है, देखो कुंडली सॉफ्टवेयर में आपने अपनी डेट बर्थ डिटेल्स डाली, उस कुंडली सॉफ्टवेयर में पहले से ही परमिटेशन कॉम्बिनेशन स्टोर है, वो वही निकाल के आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन जब आप किसी ह्यूमन के पास जाते हो, वो भी कुंडली सॉफ्टवेयर से ही चीजें देख रहा है, लेकिन वो आपको देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, आपकी वाइब्रेशंस को फील करके, और एक एस्ट्रोलॉजर की वाइब्रेशन आप तक जाती है। कहीं ऐसा होता है ना, कई बार आप किसी के पास जाते हो, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो, तो एस्ट्रोलॉजर की अपनी साधना होती है, अपनी पूजा पाठ होती है, तो उससे आप अपने आप चार्ज हो जाते हो। लेकिन कुंडली सॉफ्टवेयर से आप चार्ज नहीं हो सकते। और एक नेटिव जो प्रिडिक्शन लेने जाता है ना, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रिडिक्शन लेना नहीं होता है। मुझे यहाँ से कोई निकाले, किसी की जॉब चली गई है, उसको जॉब चाहिए, उसको होप चाहिए। जब अंदर से वो होपलेस है तो उसके आसपास की ओरा भी होपलेस है। जब वो किसी पॉजिटिव पर्सनालिटी या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो बहुत पूजा, ध्यान, तुलसी की और बहुत सारी चीजों को, रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, तो वो एनर्जी भी देते हैं, आपको ट्रांसफर करते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर नहीं करते हैं। ओके, जैसे आपने अभी ऑरा मेंशन किया, लिटरली कोई किसी का ऑरा देख सकता है, ऐसा होता है? देखिए, ऑरा देख नहीं सकते पर फील कर सकते हैं, और अगर कोई चीज फील दिखाई नहीं देती तो इसलिए है नहीं, ये तो मैं एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि अब तो हम लोग इतनी टेक्नोलॉजी के उसमें जीते हैं, तो हमें इतना तो समझ में आना चाहिए कि हर चीज दिखाई देगी वही होती है,
ऐसा नहीं है। कुछ चीजें हमें दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। तो ऑरा आपको फील हो जाएगी। आप अपने फ्रेंड्स की फील कर सकते हैं, मदर की कर सकते हैं, वाइफ की कर सकते हैं, बच्चों की कर सकते हैं। बच्चों की ऑरा में आते ही खुशियां होते हैं तो क्योंकि वो चीयरफुल है, उनके कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ऑरा मैटर करती है। तो जैसे कुंडली कोई किसी की देख रहा है, कोई प्रेडिक्शन हो गया, हमने बहुत सुना है कि ब्लैक मैजिक बहुत होता है, तो क्या ब्लैक मैजिक भी कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट हो जाता है या फिर उसका भी कोई काट मिल जाता है? ब्लैक मैजिक की ना एक अपनी साइंस है और काला जादू भी साइंस है, और उसके लिए वो उसको उस तरह से परफॉर्म करते हैं। कुछ ज्योमेट्री शेप्स बनाते हैं, पर्टिकुलर डेट पर उसको परफॉर्म करते हैं, और ठीक है करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बट उसके अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। वो साइड इफेक्ट्स भी वही झेलते हैं फिर। तो मतलब एस्ट्रोलॉजी के वजह से हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगर हम एस्ट्रोलॉजी में नहीं, एस्ट्रोलॉजी में देखिए तंत्र मंत्र सब है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में तंत्र मंत्र सब है, लेकिन पराशर ने कहा कि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, वैदिक स्नान करो, वैदिक यज्ञ करो, ठीक है। तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन जो हमारे ह्यूमन हैं जिनमें थोड़ी सी चंचलता अधिक है या सब कुछ पा लेना चाहते हैं, सब कुछ चाहिए, तो जैसे एक बगलामुखी की पूजा होती है, अगर वो दिन में की जाए तो वैदिक है, नारियल की भेंट दी जाए तो वैदिक है। वही बगलामुखी की पूजा रात में की जाए और मुर्गे की भेंट या कुछ भी ऐसे बकरे वगैरह किसी चीज की भेंट दी जाए तो वो तांत्रिक पूजा हो जाती है। तो तंत्र तो होता है, तांत्रिक पूजाएं होती हैं, और इनके अपने प्लस हैं, माइनस हैं। ये कितना उनको अफेक्ट करती है एडवर्सली, तो जो कर रहे हैं वही उस चीज को फील कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सेम चीज को किसी और वक्त पे किया जाए तो उसके बुरे इफेक्ट भी होते हैं और किसी दूसरे पे तो सही इफेक्ट। तो एक लास्ट क्वेश्चन इस पॉडकास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब आपसे पूछना क्या चाहूंगा, आपसे सजेशन लेना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, कि एस्ट्रोलॉजी को किस हद तक यूज करें, अपने लिए कैसे काम में लेके आ सकते हैं, क्या उनके लिए अच्छा रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। और एस्ट्रोलॉजी को व्यूअर्स किस तरह से यूज कर सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि आज का जो हमारा यूथ है, वो सारा का सारा यूथ दो प्रॉब्लम बहुत मेजर फेस करता है। फर्स्ट है रिलेशनशिप इशू। रिलेशनशिप इश्यूज कहो तो वो तो बचपन से ही शुरू है आजकल बच्चों को, 9th 10th से। मेरी फ्रेंड से नहीं बन रही, मेरे ब्रदर से नहीं बन रही, मम्मी ने मुझे इतना क्यों डांट दिया, ठीक है। और बड़े बच्चों में तो रिलेशनशिप इशू हैं, शादी के बाद भी हैं, वहां भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इश्यूज हैं। तो रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई फेस कर रहा है, लाइफ की किसी भी फ्रेज में है वो। दूसरा एक मेजर इशू मुझे लगता है प्रोफेशन, करियर। तो मैं इन दोनों चीजों के लिए आपको 2 या 3 प्लैनेट अपने इंप्रूव करने के लिए कहूंगी अपनी हैबिट्स के थ्रू। और आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि आपको अपना कोई भी मेजर चेंज करना है, कोई भी मेजर चेंज अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले अपनी फूड हैबिट चेंज करो। जैसे ही आपकी फूड हैबिट चेंज होगी तो आप ये मान लो कि अब आप चेंज के लिए रेडी हो। एक तरीके से पता चलना ना कि मैं इसके लिए रेडी भी हूं या नहीं हूं, तो वो फूड हैबिट्स बता देती है। अब जैसे कि मैंने बात करी कि 2 या 3 प्लैनेट के बारे में मैं बोलना चाहूंगी जिससे रिलेशनशिप और करियर दोनों ही चीजें हम अच्छी कर सकते हैं। तो रिलेशनशिप के लिए ना 2 प्लैनेट मेन होते हैं, एक होता है मून, एक होता है वीनस। मून होता है मन की स्थिति और वीनस होता है रिलेशनशिप, पैसा, लग्जरी। देखिए गाड़ी हो, जेब में पैसे हो तो अपने आप ही बड़ी रिलेशनशिप बन जाती है ना। लेकिन सब कुछ होने के बाद मन की स्थिति अच्छी ना हो तो सब कुछ बेकार लगता है। तो मून और वीनस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं और हर मेल की लाइफ में शादी के बाद तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मून उसकी मम्मी होती है, वीनस उसकी वाइफ होती है, और इन दोनों के बीच में बनाते बनाते उसकी कब बिगड़ जाती है उसको पता नहीं चलता, उसकी अपनी मनोस्थिति कब खराब हो जाती है। तो मून और वीनस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बेसिकली रिलेशनशिप के लिए, तो वो मैं बोलूंगी। सबसे पहले अगर मैं मून कहूं तो उसमें आपको 2-3 चीजों का ख्याल रखना चाहिए सभी को। इसके मैं वैदिक भी बताऊंगी और एक हैबिट लेवल पे भी बताऊंगी। वैदिक में ये कि गंगा स्नान करना चाहिए मावस पे, ठीक है। जिनका बहुत अफ्लिक्टेड मून होता है, बहुत पीड़ित चंद्रमा जिन लोगों का होता है, वो स्ट्रेस जल्दी ले लेते हैं
और इस चीज को वो फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबको अपना चार्ट देखना नहीं आता, सबको नहीं आता कि भाई मेरा चंद्रमा अच्छा है कि बुरा है, तो वो अभी अपने कैलेंडर पे मार्क करें मावस कब की है और पूर्णमासी कब की है, उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद ऑब्जर्व करें कि उनके मन की स्थिति कैसी है। 1 महीने या 2 महीने में उन्हें पता चल जाएगा कि मावस के आसपास उनका मन की स्थिति कैसी रहती है। बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, बिना अपनी कुंडली किसी को दिखाए, आप जान सकते हो कि आपका मून कैसा है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि अगर आपका बहुत ज्यादा मून स्विंग्स हो रहा है मावस के आसपास, आपकी वाइफ का हो रहा है, आप अपने साथ साथ अपनी वाइफ को भी ऑब्जर्व करो, मदर को भी करो, बॉस को भी करो। आपको समझ में आया यार इनका मून अफ्लिक्टेड हो जाता है तो इनसे 3 दिन जरा चुप रहना है, तो दे आर इम्पोर्टेंट पीपल इन योर लाइफ। तो आप इन तीनों चारों का अपने मावस मार्क कर ली अपना, प्लस इन तीनों चारों को 2 महीने ऑब्जर्व करो, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि अफ्लिक्शन में है। अब अगर हम दूसरों का तो नहीं इंप्रूव करवा सकते, लेकिन अगर आपका खुद का अफ्लिक्टेड निकलता है तो उसके 2-3 तरीके हैं। पहला, गंगा स्नान मावस पे, और उसमें दूसरा है चांदी पहनना। लड़कों को भी पहननी चाहिए, ऐसा नहीं है कि लड़कों को नहीं पहननी चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि उनको एकदम मोटा अच्छा सा कड़ा चांदी का बनवा के हर मेल को पहनना चाहिए। चांदी शुभ होती है, मन की स्थिति अच्छी रहना सभी के लिए जरूरी है। वैदिक काल में सब पहनते थे चांदी वांदी, खाते भी थे और पीते भी चांदी के ग्लास में, चम्मच। छोटे बच्चों को चांदी पहनाई जाती है कि खुश खुश रहें, तो इसलिए। और तीसरा, हैबिट लेवल पर जब बच्चे छोटे हों तो मदर को सर्विस देनी चाहिए, मतलब कि कुछ कामों में हेल्प करवाओ, इससे आपका मूड इंप्रूव होता है। अगर आप थोड़े बड़े हुए हो तो उनके पास थोड़ा टाइम स्पेंड करो। वो पता है, आप उनको कोई सजेशन मत दो, सिर्फ सुन लो, जस्ट लिसन देम, डोंट ट्राई टू गेट देम एनी सोल्यूशन। ठीक है। तीसरा, आप उनसे दूर रहते हो, आप उनके पास टाइम दे ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, अपनी इनकम का 5%, 2%, 3% उन्हें गिफ्ट मनी देनी चाहिए। मतलब जिसके लिए आप उनको ये ना कहो मम्मी आपने मैं देता हूँ, आपने क्या किया। वो ना बड़ी खुश होती है कि मेरे को एक सीक्रेट इनकम मिल रही है अपने बेटे से, वो उसको क्या यूज कर रही है। आप किसी को हैप्पीनेस दे रहे हो, आप अपनी मम्मी का हाल देख लो, वही हाल आपके चंद्रमा का है, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बताती है कि आपकी माँ कैसी होंगी। अब कुंडली देखनी आपको आती नहीं तो मम्मी देख लो, बहुत रोती रहती है या बीमार रहती है तो चंद्रमा पीड़ित है। मम्मी बड़ी स्ट्रांग है, 2 डांट लगा के बिठा देती, समझ जाओ भैया चंद्रमा हमारा तो स्ट्रांग है। ठीक है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज मैंने दी, और ये जो मैंने कुछ पोर्शन ऑफ इनकम बोला कि मदर को देना चाहिए, हमारे यहाँ सब देते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति तो ऐसी है कि बच्चे अपनी इनकम देते हैं, लेकिन आजकल पढ़ने लिखने के कारण बच्चे और थोड़ी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम की वजह से ये चीज थोड़ी सी कम हो गई है। तो वहां पर ना चाहे आप अपनी मर्जी से करो, लेकिन हमेशा ना एक सजेशन जरूर कि मैं ऐसे करने जा रहा हूँ, क्या कहोगे आप। और अगर आप उनसे कुछ नहीं लेना चाहते तो इनकम का पोर्शन जैसे भगवान को दान करते हैं ना, आप उनको जरूर दान करिए। दान करिए मतलब कि आप उनसे कुछ पूछेंगे नहीं उस पैसे के बारे में। फिर एक और होता है इसमें कि मावस, पूर्णमासी और सूर्य संक्रांति तीनों दिन पर दान करो, तो आपका मून स्ट्रांग ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये मैंने मून के लिए रेमेडी बताई। और देखिए, जो मन की स्थिति है ना, वो रिलेशनशिप के लिए नहीं, वो करियर के लिए भी चाहिए होती है। तो ये काम दोनों जगह हो रहा है आपका, जो आपका दान वान जा रहा है, ये करियर में भी आपको बूस्ट देगा और घर में भी बूस्ट देगा। दूसरा प्लैनेट मैंने बोला वीनस। वीनस होता है आपकी वाइफ, आपकी लग्जरी, आपके पैसे, लक्ष्मी, ये सब, कार, गाड़ी, ये सब आपका वीनस है। अब अगर उसको इम्प्रूव करना है, अच्छा करना है, तो इसके लिए प्रैक्टिकल रेमेडी अपनी फूड हैबिट्स को कंट्रोल करो, पहला। दूसरा, रिलेशनशिप में कमिटेड रहो, कमिटेड रिलेशनशिप होनी चाहिए। आजकल का ये जो लिव इन कॉन्सेप्ट है या वेस्टर्न है ना, ये कुछ दिन बाद देखेंगे कि फिर से जो वेस्टर्न है वो तो फैमिली सिस्टम अपनाएंगे, और हम कहेंगे देखो अमेरिका से अब हमने फैमिली सिस्टम भी अडॉप्ट कर लिया है। जबकि फैमिली सिस्टम भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है अभी तक। तो बिल्कुल, तो कमिटेड रहो रिलेशनशिप में। और तीसरा, प्रैक्टिकल रेमेडीज में होती है गाय की सेवा महीने में एक बार जाकर जरूर करो। 15 मिनट गौशाला में जरूर बिताओ। गौशाला में 15 मिनट में इसलिए कह रही हूँ कि जो गायों की वाइब्रेशन है वो आपके अंदर जाएंगी, और फिर वो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं।
हर चीज़ का ना हम बहुत, जब से हम लोग राहु के युग में आए हैं, हमें बहुत लॉजिक चाहिए, बहुत लॉजिक चाहिए। और पहले के लोगों को कोई लॉजिक नहीं चाहिए, शांति से आते थे और शांति से जाते थे। ठीक। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे कि रिलेशनशिप के लिए मैंने दोनों प्लैनेट मून और वीनस को कैसे इंप्रूव करने के लिए कहा। तो मून और वीनस आपके मन की स्थिति को अच्छे करेंगे, वाइफ को अच्छा करेंगे, लग्जरी को अच्छा करेंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ करियर की। करियर के लिए मेजर प्लैनेट होता है आपका शनि, जिससे पूरी दुनिया डरती है। कब जॉब हटा दे, कब रंक बना दे, कब राजा बना दे। तो शनि की स्थिति सही करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, शनि की स्थिति सही करने के लिए 2-3 चीज। अगर आपकी अपने ऑफिस में बॉस से नहीं बनती, सबॉर्डिनेट से नहीं बनती, कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, कुछ इस तरह की दिक्कत रहती है, तो आपको हर मंगलवार को जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, जो मकान वगैरह बना रहे होते हैं, उनके बीच में कुछ मीठा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे क्या होता है कि मंगल से आने वाली परेशानियां आपको नहीं मिलेंगी। और वो जो मजदूर हैं वो एक तरीके से शनि को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब शनि को खुश कर रहे हैं मीठा खिलाकर। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप दीपक जलाइए। ओके मैडम, दीपक जलाने से हमारी उसका क्या मतलब, प्रोफेशन का क्या मतलब, इससे क्या होगा? है तो आप तो नींबू मिर्ची जैसा उपाय बता रही हैं। ठीक है, पहली बात मैं कोई उपाय नहीं बता रही हूँ। आप इस वजह से हर सैटरडे पीपल के पेड़ के नीचे 5 मिनट खड़े होकर आएंगे। 5 मिनट पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होने से वो बहुत पॉजिटिव पेड़ है, ठीक है, वो पॉजिटिविटी आप में भी देगा। वहां आप कुछ चैंट करेंगे तो आपकी अंदर की जो एनर्जीज हैं वो एक्टिवेट होंगी, और जो आप वो दीपक जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उससे जो वो निकलती है, आग निकलती है, सेक निकलती है, तो वो वहां के जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो उनको, यूनिवर्स को फायदा होता है। पीपल के पेड़ के नीचे जब हम दीवा जलाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, तो हम यूनिवर्स को इनडायरेक्टली दे रहे हैं, फिर इनडायरेक्टली हमें मिलता भी है, और हमें ये समझ में आता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम धन्यवाद कर रहे हैं ईश्वर का कि भैया मेरा प्रोफेशन ठीक रहे, मैं मेंटली ठीक रहूं, ठीक है, या मुझे प्रमोशन मिले। तो आप देखेंगे कि आपका सैटर्न बैलेंस रहेगा। सैटर्न के लिए मैंने आपको मून और वीनस नहीं बोला, मन की स्थिति और लक्ष्मी वगैरह ये सब चाहिए, उसके उपाय मतलब एज ए प्लैनेट हैबिट लेवल पे मैं बता चुकी हूँ। तो शनि के लिए आपको ये 2-3 चीजें करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि हर युवा को ये सब करना चाहिए, हर युवा को, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर चार्ट। तो जैसे ही उनकी ये 3-4 हैबिट्स आ जाएंगी, जैसे आपको आदत हो गई हर ट्यूसडे मत खिलाओ, महीने में एक ट्यूसडे को सिलेक्ट किया, मजदूरों में कोई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस मिलने लग जाएगी, आपके अटके हुए काम होने लग जाएंगे। ठीक है, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू मनीष। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा या अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर सकें और कुछ इससे बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।